ओके ओके, तो हम लोगों को आज नया चैप्टर शुरू करना है जिसका नाम है डिफ्रैक्शन। अब ये डिफ्रैक्शन क्या होता है ये समझना है कि डिफ्रैक्शन कैसे डिफरेंट है फ्रॉम आर इंटरफेरेंस, और इसमें भी कुछ फ्रिंज पैटर्न बनेंगे, उस फ्रिंज पैटर्न की क्या खासियत है, डिफ्रैक्शन हम किस किस जगह पर रियल लाइफ में देख सकते हैं, और जो डिफ्रैक्शन हम रियल लाइफ में देखते हैं उसकी वजह से क्या क्या लिमिटेशंस जनरेट होती हैं, क्या क्या फायदे होते हैं, वगैरह वगैरह। ठीक है, इसके अलावा इसी चैप्टर में हमें कुछ और भी फिनोमेना पढ़ने हैं, जैसे कि आपका पोलराइजेशन और स्कैटरिंग। फिर हमें कुछ डिफ्रैक्शन से रिलेटेड है, वो भी टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप के बारे में कुछ और बातें भी करनी है। हम ऑलरेडी टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप पढ़ चुके हैं, बट ओनली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रे ऑप्टिक्स। वे ऑप्टिक्स का टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप में क्या मतलब इफेक्ट है, वो भी हमें देखना है इसी चैप्टर के अंदर। तो चैप्टर का नाम सिर्फ डिफ्रैक्शन नहीं है, चैप्टर पूरा वेव ऑप्टिक्स चल रहा है, जिसमें हमने फर्स्ट टॉपिक इंटरफेरेंस कर लिया, ये सेकंड टॉपिक है डिफ्रैक्शन। तो डिफ्रैक्शन यूं समझ लीजिए, इसको अगर मैं सिंपल वर्ड्स में डिफाइन करने की कोशिश करूं तो डेफिनेशन ये है कि बेंडिंग ऑफ लाइट at the edges of obstacle और क्या बोलेंगे उसको, अपर्चर बोल दो यार, अपर्चर एंड रीचिंग द रीजन ऑफ ज्योमेट्रिक शैडो, इसको हम डिफ्रैक्शन कहते हैं। इसका मतलब क्या है समझिए, ये तो डेफिनेशन हो गई वर्ड्स में, जो रट्टू तोता वाली डेफिनेशन हो गई, बट फिर भी ये भी जानना है। लेकिन अगर सिर्फ ये जानोगे तो आप सिर्फ चतुर रामालिंगन बनोगे, तो पूरा समझते इसका मतलब क्या होता है। देखिए, मान लेते हैं मेरे पास एक कार्डबोर्ड है, कार्डबोर्ड में ये छोट पतला सा मैंने स्लिट काट रखा है, एक ही स्लिट है, या पतला सा ये अपर्चर है। ठीक है, अब क्या हुआ, लाइट रे आकर यहां पर इंसिडेंट हुई, लाइट बीम इंसिडेंट हुई, लाइट रे नहीं, लाइट की बीम इंसिडेंट हुई, और मान लेते हैं आगे हमने यहां पर स्क्रीन रखा हुआ है, लेट से यहां पर हमारी स्क्रीन है। तो अकॉर्डिंग टू रे ऑप्टिक्स लाइट यहां से कैसे आनी चाहिए, लाइट शुड गो लाइक दिस एंड फ्रॉम ए ब्राइट स्पॉट ओवर हियर, है ना, यही होना चाहिए रे ऑप्टिक्स के अकॉर्डिंग, है ना। बट होता क्या है कि लाइट ऐसे नहीं जाके, लाइट यहां से हल्का बेंड हो जाती है और यहां पहुंच जाती है, यहां से बेंड होकर यहां पहुंच जाती है। तो ये वो रीजन है जो कि ज्योमेट्रिकल शैडो होना चाहिए था। दिस इज ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन। सिर्फ ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स अगर काम करते, सिर्फ हम लोगों ने जो रे ऑप्टिक्स पढ़ी है वो काम करता, तो ये आप यहां पे आपका शैडो होना चाहिए था, बट यहां पे भी देखते हैं हम कि लाइट पहुंच जाती है। इस फिनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं डिफ्रैक्शन। ठीक है, सिर्फ ये चीज सिर्फ अपर्चर के केस में नहीं, ऑब्स्टेकल के केस में भी होती है। कैसे होती है, पहले इसको कॉपी कर लो फिर दिखाता हूं।
कॉपी हो गया? ओके, आगे बढ़ रहा हूं। मान लेते हैं मेरे पास यहां पर एक ये डिस्क है, ये हमारी डिस्क है, यहां पर स्क्रीन है। क्या हुआ, लाइट रेज, लाइट की बीम आई यहां पर, तो हमें क्या मिलना चाहिए था? हमें मिलना चाहिए था कि यहां से इसकी शैडो ऐसे स्क्रीन पे बने। ये होना चाहिए था, ये होना चाहिए था। पर होता क्या है, लाइट यहां से बेंड होके और यहां से बेंड होके इन जगहों पे पहुंच जाती है, वहां जहां लाइट को कभी नहीं पहुंचना चाहिए था, अगर ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स हर जगह काम करती तो। दिस इज योर ज्योमेट्रिक शैडो रीजन, जहां पर आपको लाइट की यहां से आने वाली लाइट आपको दिखेगी, मतलब जहां लाइट पहुंच जाएगी स्क्रीन के ऊपर। सो दिस शोज कि लाइट एजेस पर बेंड हो रही है। आप बोलोगे सर हमने तो ऐसा नहीं देखा, हमने तो जब भी प्रैक्टिकल लाइफ में देखा तो हमने देखा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता, लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलती है, प्रॉपर शार्प शैडो बनती है, ऐसा तो कभी नहीं होता। ऐसा हुआ है कभी, देखा है ऐसा? आप किसी ने भी इस तरीके का पैटर्न, इस तरीके की हरकत होते हुए नहीं देखा है ना? तभी तो हम लोग रे ऑप्टिक्स पढ़ते आए हैं कि ऐसा होते हुए देखा नहीं कभी किसी ने। तो देखो ये कब होता है, हाँ, ये कब होता है, देखिए ये तब होता है बेटा, अगर ये डिफ्रैक्शन होता तो हमेशा है, बट डिफ्रैक्शन विजिबल कब होता है? डिफ्रैक्शन इज नोटिसेबल, नोटिस आप तभी कर पाओगे इफ साइज ऑफ अपर्चर और ऑब्स्टिकल, size of aperture or obstacle is comparable to wavelength, वेवलेंथ की कंपेरेबल हो तभी, वेवलेंथ नहीं, वेवलेंथ है, तभी ये डिफ्रैक्शन नोटिसेबल होता है। ध्यान दीजिएगा, साउंड क्या है? वेव है। लाइट क्या है? लाइट भी वेव है ना? साउंड भी वेव है, लाइट भी वेव है। हमने देखा है कि लाइट कास्ट शैडो, यहीं से तो पता चला लाइट स्ट्रेट लाइन में चलती है, आया ना? पर साउंड डज नॉट कास्ट शैडो, होता है कि नहीं होता ऐसा? साउंड की शैडो हमने देखी नहीं कभी। ऐसा नहीं होता था आपके जब आप क्लास में आते थे, तो ऐसा तो होता नहीं था कि क्लासरूम में टीचर कैसे सकती है, ऐसा थोड़ा ना होता था क्लासरूम में कि अगर आपको कुछ बात करनी है तो अपने सामने वाले स्टूडेंट के पीछे छुप के बोलो तो मुझे सुनाई नहीं देगा। सुनाई तो देता था ना, दिखाई नहीं देता था। क्यों? क्योंकि आपसे आने वाली लाइट मेरी आंखों तक नहीं पहुंच पाती, उसकी शैडो बन जाती थी। पर आपसे आने वाला साउंड मेरे कानों तक सुनाई देता था, इस वजह से आपको डांट पड़ जाती थी। तो साउंड की शैडो नहीं बनती और लाइट की शैडो बनती है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लाइट स्ट्रेट लाइन में चलती है, साउंड स्ट्रेट लाइन में नहीं चलते। लेकिन ध्यान करिए, याद करिए, आपने पढ़ा था साउंड ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, ये पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? पढ़ा था कि नहीं बताइए? बोलिए। हाँ सर। पढ़ा था। तो साउंड की शैडो क्यों नहीं बनेगी? साउंड की भी शैडो बननी चाहिए।
बट वेवलेंथ ऑफ साउंड कितना होता है, जो फ्रीक्वेंसी में बात करते हैं वेवलेंथ ऑफ साउंड कितना होता है? स्पीड होती है 330 या 340 मीटर्स पर सेकेंड, अपॉन जिस फ्रीक्वेंसी पर हम बात करते हैं वो 400 हर्ट्ज के आसपास होता है, मतलब 300 हर्ट्ज, 400 हर्ट्ज, 500 हर्ट्ज, यही रेंज में होता है। सो दैट इज अप्रोक्सीमेटली 1 मीटर, 1 मीटर की रेंज में होता है। और जनरल लाइफ में हम जो भी ऑब्जेक्ट्स के साथ डील करते हैं वो सभी 1 मीटर के आसपास ही साइज के होते हैं, मतलब कोई 5000 किलोमीटर का ऑब्जेक्ट तो होता नहीं है। तो इसलिए हम देखते हैं कि वेवलेंथ जो साउंड जो है वहां पर भी लगातार डिफ्रैक्ट होती रहती है। दैट्स वाई साउंड डिफ्रैक्ट्स एंड रीचेज रीजन ऑफ ज्योमेट्रिक शैडो। तो ऑब्स्टेकल और अपर्चर अगर कंपेरेबल हो वेवलेंथ के, कितना कंपेरेबल होना चाहिए? शुड बी लेस देन इक्वल टू 50 लैम्डा। ये कोई एक थंब रूल है, मतलब 50 लैम्डा है तो ठीक है, काम कर जाएगा। 50 लैम्डा से कम अगर हुआ ना ऑब्स्टेकल का साइज या फिर अपर्चर का साइज, तो डिफ्रैक्शन आप देखोगे, अदरवाइज डिफ्रैक्शन होगा तो पर ऑब्जर्वेबल नहीं होगा। साउंड के लिए क्या होता है कि सारे ऑब्जेक्ट्स जनरली जो होते हैं वो सबके सभी 50 लैम्डा से छोटे ही होते हैं जनरली, इसलिए हम देखते हैं डे टू डे लाइफ में साउंड रिफ्रैक्ट होता रहता है और हमें पता ही नहीं चलता कि साउंड मुड़ क्यों रहा है। एक्चुअली साउंड भी स्ट्रेट लाइन में चलता है बट मुड़ जाता है ड्यू टू डिफ्रैक्शन। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसको हम कहते हैं, मतलब साउंड का या किसी वेव का एक ऑब्स्टिकल या अपर्चर की बाउंड्री पे मुड़ जाना एंड रीचिंग द रीजन जहां पे उसे नहीं पहुंचना चाहिए था बाय ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स या बाय ज्योमेट्री, उस चीज को हम कहते हैं डिफ्रैक्शन। अब अगर मैं साउंड का वेवलेंथ बहुत कम कर दूं, साउंड का वेवलेंथ कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? स्पीड तो फिक्स्ड है, तो मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ानी पड़ेगी। अगर मैं अल्ट्रासाउंड के बारे में बात करूं, अल्ट्रासाउंड का जो वेवलेंथ है ये काफी छोटा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 20,000 किलो हर्ट्ज से ज्यादा, सॉरी 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा, 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा। तो 330 को 20,000 से डिवाइड करोगे तो अब थोड़ा छोटा हो जाएगा। ठीक है, मतलब कुछ सेंटीमीटर में आ जाएगा। तो इस अब आप जब अल्ट्रासाउंड यूज करते हैं तो हम देखते हैं कि हाँ साउंड की भी शैडो बन रही है। अल्ट्रासाउंड कास्ट शैडो, और अल्ट्रासाउंड का मतलब जरूरी थोड़ा कि 20,000 किलो हर्ट्ज यूज करें, हम 50,000 किलो हर्ट्ज भी यूज कर सकते हैं, 50,000 हर्ट्ज भी यूज कर सकते हैं, किलो हर्ट्ज नहीं, 50 किलो हर्ट्ज भी यूज कर सकते हैं। तो अल्ट्रासाउंड जो है क्योंकि उसका वेवलेंथ छोटा है इसलिए अल्ट्रासाउंड आपकी शैडो कास्ट करती है। इसीलिए हम लोग, ध्यान दीजिएगा बेटा, इसीलिए हम लोग सोनार में अल्ट्रासाउंड यूज करते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि साउंड इधर उधर से मुड़ के वापस आ जाए। हम चाहते हैं साउंड सीधे जाए, रिफ्लेक्ट हो और फिर सीधे हमारे पास आए। अगर इधर उधर मुड़ के आ जाएगी तो फायदा क्या हुआ? वो अल्ट्रासाउंड सही से काम नहीं, मतलब सोनार ठीक से काम नहीं करेगा। सोनार कैसे काम करता है? साउंड के जाने और आने के बीच में जो टाइम इंटरवल है, दैट टाइम इंटरवल इनटू साउंड की स्पीड इज द डिस्टेंस। ठीक है, अगर वेवलेंथ आप बड़ा कर दोगे, अगर आप वेवलेंथ बड़ा कर दोगे, साउंड इधर उधर से डिफ्रैक्ट होकर आ जाएगी, मुड़ मुड़ के आ जाएगी, तो हमको एग्जैक्ट डिस्टेंस कभी पता नहीं चलेगा। इसलिए हम उसके लिए क्या यूज करते हैं? अल्ट्रासाउंड यूज करते हैं सोनार में। ठीक है, तो लाइट भी शैडो बनाती है, साउंड भी शैडो बना सकती है अगर उसका वेवलेंथ कम हो तो, लेकिन क्योंकि साउंड का वेवलेंथ बड़ा होता है जनरली, इसलिए साउंड मुड़ जाती है। और लाइट का वेवलेंथ क्योंकि बहुत छोटा है, लाइट का वेवलेंथ कितना है माइक्रोमीटर में ना, 400 नैनोमीटर, मतलब 0.4 माइक्रोमीटर। ठीक है, तो 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर तक है, मतलब 0.4 माइक्रोमीटर से 0.7 माइक्रोमीटर तक की लाइट हमारी विजिबल लाइट है। क्योंकि उसका वेवलेंथ बहुत छोटा है इसलिए हम देखते हैं कि साउंड लाइट इजीली बेंड नहीं करती, क्योंकि साइज जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनका साइज लाइट की वेवलेंथ के मुकाबले बहुत बड़ा हो जाता है। इसलिए हमें लगता है कि लाइट स्ट्रेट लाइन में चलती है, बट लाइट भी एक्चुअली बेंड कर सकती है अगर ऑब्स्टेकल का साइज बहुत छोटा हो, अगर अपर्चर का साइज बहुत छोटा हो तो लाइट हो गया। नेक्स्ट,
क्या नाम है, तो लाइट को डिफ्रैक्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए, बहुत छोटा अपर्चर चाहिए। तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, इसके लिए हम करेंगे थिन स्लिट एक्सपेरिमेंट करेंगे। थिन स्लिट या कहना चाहिए सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट करेंगे। सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हम लोग ये ऑब्जर्व कर पाएंगे कि हाँ लाइट मुड़कर उन जगहों में पहुंच गई जहां उसे नहीं पहुंचना चाहिए था, इन द रीजन ऑफ ज्योमेट्रिकल शेडो। पर उससे पहले देखेंगे कि आखिरकार साउंड लाइट क्यों बेंड करेगी या कोई भी वेव क्यों बेंड करता है एजेस पर। तो देखिए, अरे मान लेते हैं कि, अच्छा ये नहीं यूज करेंगे, दूसरा कलर यूज करते हैं। मान लेते हैं कि ये हमारा एक पतला सा स्लिट है। मैंने बहुत ही मैग्नीफाइड डायग्राम बनाया है। इसका जो साइज है वो माइक्रोमीटर में है। इसका साइज किस में है, माइक्रोमीटर में है। 5 माइक्रोमीटर, 10 माइक्रोमीटर, इस साइज का ये स्लिट है। मैंने तो सेंटीमीटर में बना दिया। ये जो डिस्टेंस है ना, ये माइक्रोमीटर में। क्या हुआ, हमने इसके ऊपर एक मोनोक्रोमेटिक लाइट, मोनोक्रोमेटिक पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट करवाई। क्या होगा, जब लाइट यहां पहुंचेगी तो यहां पर हर एक पॉइंट एक नए सोर्स की तरह बिहेव करेगा और हर एक पॉइंट से अपना अपना नया वेव फ्रंट निकलेगा। ओवरऑल वेव फ्रंट क्या होगा, इन सारे वेव फ्रंट्स का कॉमन टेंजेंट जो कि कुछ ऐसा नजर आएगा, है ना। और लाइट कैसे जाती है, वेव फ्रंट के नॉर्मल डायरेक्शन में। तो लाइट यहां से ऐसे जाएगी, यहां से ऐसे जाएगी, यहां से ऐसे जाएगी, और यहां से, क्यों, देखिए वेव फ्रंट मुड़ चुकी है इसलिए लाइट यहां से ऐसे निकल जाएगी, यहां से ऐसे निकल जाएगी। समझ में आई बात। और अगर आप सामने एक स्क्रीन रख देते हो तो लाइट उन जगहों पे पहुंच जाएगी जहां लाइट को नहीं पहुंचना चाहिए था। समझ में आया कि नहीं आया। दिस इज हाउ डिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस। तो सर इसके लिए ऑब्जेक्ट को अपर्चर को छोटा या ऑब्जेक्ट को ऑब्स्टेकल को छोटा क्यों होना चाहिए। देखो छोटा होने से ये फायदा होता है कि एक्चुअली आप सोचो, अगर ये साइज बड़ा है तो यहां पे बहुत सारी वेव फ्रंट्स हैं और एक कॉर्नर का साइज तो फिक्स ही ऑलमोस्ट, चाहे आप इसकी विड्थ को बड़ा रखो चाहे छोटा रखो, ये कॉर्नर का साइज तो फिक्स्ड है। तो इस यहां से जो लाइट आ रही है उसकी इंटेंसिटी तो फिक्स्ड है, लेकिन अगर साइज को बड़ा कर दोगे तो इस लाइट का इंटेंसिटी जो स्ट्रेट जा रहा है वो बहुत इंक्रीज हो जाएगा। तो इसके सामने ये दिखेगा नहीं। मैंने क्या बोला, ऑब्जर्वेबल तब होता है जब अपर्चर का साइज या ऑब्स्टेकल का साइज बहुत छोटा हो। अगर अपर्चर या ऑब्स्टेकल का साइज बड़ा होगा तब भी डिफ्रैक्शन होगा, पर वो हम ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे, हम देख नहीं पाएंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि ऑब्स्टेकल का साइज बहुत छोटा हो, अपर्चर का साइज बहुत छोटा हो, तब जाके हमें ये देखने को मिलेगा। समझ में आया डिफ्रैक्शन क्या होता है, हाँ या ना। हाँ सर। समझ में आ गया, ओके। तो कॉपी कर लेंगे इसको। कॉपी हो गया। हाँ सर। ओके, तो एक बार अब हम टॉपिक पढ़ेंगे अपना सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट। आखिरकार सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट जब किया गया तो उसमें क्या क्या चीजें ऑब्जर्व की गई, क्या क्या चीजें सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हमारे को रिजल्ट क्या क्या मिला, जिसके बेसिस पे हम और अच्छे से कॉन्फिडेंटली बोल पाएंगे कि लाइट वेव है। लाइट वेव हम ये क्यों बोल पाए, क्योंकि हमारे को ऐसा पैटर्न मिला जो सिर्फ वेव दे सकता था। अगर लाइट पार्टिकल होता
तो लाइट स्लिट से सीधे स्ट्रेट जाता है, स्ट्रेट जाके सामने टकरा जाता। सिर्फ अगर डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो किया था यंग ने, उसमें सिर्फ 2 ब्राइट स्पॉट मिलते, लेकिन पूरे में पूरे की पूरी स्क्रीन में पैटर्न बन गया। इसका मतलब क्या है? लाइट वेव है। अब एक सिंगल स्लिट से भी देखेंगे हम कि कुछ पैटर्न बनता है। क्या बनता है देखते हैं। देखिए, ये हमारा सिंगल स्लिट है जिसके ऊपर एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट को मैं ऐसे इंसिडेंट करवाऊंगा। यहाँ पर वेव फ्रंट बनेगा एक इस तरीके का, यहाँ पे हर एक पॉइंट एक नए सोर्स की तरह बिहेव करेगा, जिसकी वजह से ओवरऑल एक ऐसा वेव फ्रंट बनेगा। और यहाँ से लाइट इस तरीके से निकल के सामने स्क्रीन पर एक ब्राइट स्पॉट बनाएगी। मैंने क्या किया है, मैंने बोला है कि लेट्स से ये जो स्लिट का, ऐसा नहीं बोलेंगे, ये जो स्लिट की विड्थ है, लेट्स रिप्रेजेंट इट विथ बी। मैं इसको डी नहीं लिख रहा हूं, मैं इसको बी लिख रहा हूं क्योंकि डी से हम लोग इंटरफेरेंस में यूज करते थे दोनों स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस। ये बी क्या है? स्लिट का विड्थ है। बी क्या है? विड्थ ऑफ स्लिट है ये। दिस इज नॉट द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स बट विड्थ ऑफ स्लिट। इट इज इन माइक्रोमीटर्स, अ फ्यू माइक्रोमीटर्स इतना होता है ये। 1 माइक्रोमीटर, 2 माइक्रोमीटर, बस हमने ब्लेड से कट लगा दिया, बस इतना ही है। ठीक है। अब लाइट यहां से आई, हमें यहां पर कुछ देखने को मिलेगा। अगर हम सही में ऑब्जर्व करें यहां पे सामने स्क्रीन पे क्या देखेगा, तो वी विल सी कि हम यहां पर एक इंटेंसिटी का एक ऐसा पैटर्न देखेंगे जो हमारे सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट से थोड़ा सा सिमिलर है, थोड़ा डिफरेंट भी है। ये एक इधर आपकी इंटेंसिटी है, ये बीच में बहुत सारी इंटेंसिटी मिलेगी आपको। और इसके बाद क्या होगा, अच्छा, ये जो डिस्टेंस है इसको मैं बोल रहा हूं बीटा। ये भी कितना होगा? बीटा होगा। बीटा कितना होता है? लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। यहां पर बीटा है लैम्डा कैपिटल डी अपॉन बी, जहां पे कैपिटल डी क्या है? ये वाला डिस्टेंस है। ध्यान दीजिएगा ये बी सिर्फ स्लिट की विड्थ है, और वहां पर बीटा क्या था? लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। वहां पे डी कितना था? दोनों स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस। वो डी बी से काफी बड़ा था, तो ये वाला बीटा जो है ना उस बीटा से बहुत बड़ा है। समझ में आई बात? क्योंकि स्मॉल बी स्मॉल डी से बहुत छोटा है, इसलिए ये वाला बीटा उस बीटा से काफी बड़ा है। इसके बाद हम देखेंगे जो पैटर्न है वो कैसे फॉलो करता है। इसके बाद सडनली हम देखेंगे इंटेंसिटी में जबरदस्त फॉल आता है, जबरदस्त फॉल। और ये जो सेंट्रल फ्रिंज बन रही है, ये जो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है, सेंटर में ब्राइट है ना, इंटेंसिटी मैक्सिमम है ना, इसकी विड्थ देखिएगा 2 बीटा है, लेकिन अगले वाले फ्रिंज की विड्थ सिर्फ बीटा होगी। उसके अगले की विड्थ भी बीटा ही होगी और इंटेंसिटी और कम हो जाएगी। मतलब यहां पे मेरे स्क्रीन से बाहर चला गया, बट बाकी सबकी विड्थ जो बीटा ही होगी, पर इंटेंसिटी घटती जाएगी। ठीक है। इट्स सिमिलरली नीचे भी यही होगा। ये सारी विड्थ कितनी होंगी? बीटा बीटा बीटा। इसको बीटा कहना नहीं चाहिए, बट मैं आपको सिर्फ कंपेयर करने के लिए बता रहा हूं। तो ये जो पैटर्न है हम देखेंगे थोड़ा डिफरेंट है।
इन कंपेरिजन टू जो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट था। ठीक है, क्या क्या डिफरेंसेस हैं, क्या क्या सिमिलरिटी, एक बार हम लोग समझते हैं इसको। अच्छा, देखिए, सबसे पहले तो सिमिलरिटी क्या था कि ऑल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस आर ऑब्टेन्ड। ऑल्टरनेट ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस हमें मिले, ये सिमिलरिटी है। पर खास बात क्या थी कि विड्थ ऑफ सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज is twice the other fringes। मतलब कि सेंट्रल विड्थ कितनी थी, सेंट्रल फ्रिंज विड्थ कितनी है, 2 टाइम्स लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल बी, और रिमेनिंग फ्रिंज विड्थ कितनी है, लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल बी। ठीक है, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज हैज मैक्सिमम इंटेंसिटी। मतलब कि आपका जो सेंट्रल मैक्सिमा है, अगर उसकी इंटेंसिटी को मैं आई नॉट मान लूं, तो फर्स्ट मैक्सिमा की इंटेंसिटी अप्रॉक्सीमेटली आई नॉट बाय 21 होती है, सेकंड मैक्सिमा की इंटेंसिटी आई नॉट बाय 61 होती है, थर्ड की आई नॉट अपॉन 121 होती है, एंड सो ऑन। ठीक है, मतलब काफी तेजी से फॉल होता है। जो मैंने यहां पे ग्राफ में बनाया ना, उसके मुकाबले काफी तेजी से गिरता है। ये अगर ये आई नॉट है तो यहाँ आई नॉट बाय 21 है, मतलब बहुत ही छोटा हो जाएगा ये। ठीक है, यहाँ जो मैंने ड्रॉ कर रखा है ये काफी ज्यादा बना रखा है मैंने, इंटेंसिटी सेकंड की थर्ड की काफी बना रखी है, इतनी नहीं होती। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत? एक्चुअली एक चीज और करनी चाहिए कि मोर देन 95% of energy lies in central fringe। तो मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि देखो, पैटर्न के लिए बढ़िया है, थ्योरी पढ़ने के लिए बढ़िया है, बट प्रैक्टिकली देखा जाए तो एक ही फ्रिंज बन रही है और काफी ब्राइट बन रही है। ठीक है, वहां पे 95% एनर्जी है, बाकी जगहों पे एनर्जी काफी कम है। तो ये सब कुछ डिफरेंसेस हैं आपके ये इंटरफेरेंस पैटर्न से, ये पैटर्न के डिफरेंसेस हैं। एक्चुअली ऐसा क्यों हो रहा है, क्या चल क्या रहा है आखिर यहाँ पे, ये समझना बाकी है। अभी अभी सिर्फ जो फैक्ट्स हैं वो मेंशन कर रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये सब पूरा तो हमें समझना भी नहीं है। एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी बस इस चैप्टर में। प्योर मैथमेटिकली हमें नहीं समझना, प्योर मैथमेटिक्स इस चीज के में नहीं समझनी। यहां तक कॉपी हो गया? नहीं सर। करिए।
हो गया सर। हो गया, ठीक। आगे बढ़ते हैं फिर। तो अगला है लोकेशन ऑफ मिनिमा कहाँ है। तो मिनिमा मिला है हमें y इज इक्वल टू एन बीटा पर, जहां बीटा कितना है, लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, और है ना। देख लो डायग्राम को, पहला कहां मिला, मिनिमा बीटा पर, दूसरा 2 बीटा पर, तीसरा 3 बीटा पर, चौथा 4 बीटा पे। ध्यान दीजिएगा हमारे इंटरफेरेंस पैटर्न पे y इज इक्वल टू एन बीटा पे क्या मिलता था हमें, y इज इक्वल टू एन बीटा पे मिलता था हमको मैक्सिमा। यहां क्या मिल रहा है, मिनिमा। लेकिन एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि आपका जो n है ना, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, होल नंबर नहीं है। n इज इक्वल टू 0 नहीं होगा, या इसको सीधे ऐसे लिख सकते हैं, n नॉट इक्वल टू 0। n इज इक्वल टू 0 पे नहीं मिलेगा आपको, n इज इक्वल टू 0 पे मैक्सिमा था, है ना। तो लोकेशन ऑफ मैक्सिमा क्या है भाई, एक तो है y इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा यहां पे 2n प्लस 1 बाई 2 बीटा। ध्यान दीजिए हमेशा मैं 2n माइनस 1 लिखता था, यहां 2n प्लस 1 लिख रहा हूं, क्यों, क्योंकि n इज इक्वल टू 1 डालोगे तो क्या मिलेगा, 3/2 बीटा। और देखिए n इज इक्वल टू 0 डालने पर, 1 डालने पर, ये फर्स्ट मैक्सिमा है ना, जो सेंट्रल मैक्सिमा है, और ये फर्स्ट मैक्सिमा कहां मिला, ये 1.5 बीटा में मिल रहा है, आधा बीटा पे नहीं मिल रहा, इसलिए 2n प्लस 1 लिख रहा हूं यहां पे। इंटरफ्रेंस में क्या लिखा था, 2n माइनस 1 बीटा बाई 2, है ना। इंटरफ्रेंस में क्या लिखा था, 2n माइनस 1 बीटा बाई 2 फॉर द पोजीशन ऑफ मिनिमा। यहां क्या लिख रहा हूं, मैक्सिमा के लिए 2n प्लस 1 बीटा बाई 2 लिख रहा हूं। अभी भी ऑड मल्टीपल ऑफ बीटा बाई 2 है, बट 3/2 से शुरू हो रहा है, ये 3 से शुरू हो रहा है, 3 5 3 बीटा बाई 2, 5 बीटा बाई 2, 7 बीटा बाई 2। बीटा बाई 2 पे कुछ नहीं है, ना मैक्सिमा ना मिनिमा। बीटा बाई 2 पे ना मैक्सिमा है ना मिनिमा है, ध्यान दीजिएगा इस चीज पे। पहला मैक्सिमा कहां मिल रहा है, 1.5 बीटा पे, दूसरा 2.5 बीटा पे, तीसरा 3.5 बीटा पे, चौथा 4.5 बीटा पे, ठीक है। ओके, सो y इज इक्वल टू 2n प्लस 1 बाई 2 बीटा, मतलब 2n प्लस 1 बीटा बाई 2 पर आपको मैक्सिमा मिला, या फिर y इज इक्वल टू 0 पे मिला। यहां पर क्या है, सेंट्रल मैक्सिमा। अब सवाल ये उठता है कि लोकेशन ऑफ मिनिमा ये है, लोकेशन ऑफ मैक्सिमा ये है, सेंट्रल मैक्सिमा ये है, बढ़िया बात है, पर ये पोजीशन थोड़ी सी उल्टी क्यों हो गई, why is it not the same as इंटरफेरेंस, ये डिफ्रैक्शन क्यों में ये पैटर्न थोड़ा उल्टा क्यों बन रहा है। तो इसके लिए यहां तक कॉपी कर लिया, तो आगे बढ़ता हूं मैं, कर लियो कॉपी। हाँ सर। हाँ। देखिए आखिर का डिफ्रैक्शन है क्या, देखिए भैया इंटरफेरेंस है, इट इज द सुपरपोजिशन ऑफ फाइनाइट सोर्सेस। फाइनाइट सोर्सेस से जब लाइट आ रही है और उसका जब सुपरपोजिशन हो रहा है, तब हम उसे इंटरफेरेंस कह रहे हैं। मैंने आपको सिर्फ 2 स्लिट्स के लिए बताया, बट आपको जब आप पूरी प्रैक्टिस करोगे अगर अच्छे से, तो हो सकता है आपको कुछ क्वेश्चन मिल जाए जिसमें 2 की जगह 3 सोर्सेज हैं जिनका आपको इंटरफेरेंस निकालना है। बहुत डिफिकल्ट नहीं होता, आराम से हो जाता है, बट ऐसा भी क्वेश्चन बनता है। लेकिन डिफ्रैक्शन क्या है, तो डिफ्रैक्शन है सुपरपोजिशन ऑफ लाइट फ्रॉम, सुपरपोजिशन ऑफ लाइट फ्रॉम इनफाइनाइट सोर्सेस। इनफाइनाइट सोर्सेस से आने वाली लाइट जब सुपरपोज हो रही है तब डिफ्रैक्शन बन रहा है। इनफाइनाइट कैसे सर, एक ही स्लिट था, आप इनफाइनाइट बोल रहे हो। देखो भैया पैटर्न इसलिए बना है क्योंकि इस स्लिट में हर एक पॉइंट
एक नए सोर्स की तरह बिहेव कर रहा है। एवरी सिंगल पॉइंट इज बिहेविंग लाइक अ सोर्स, और इन सारे पॉइंट्स के से आने वाली लाइट का सुपरपोजिशन हो रहा है आपके सामने रखी हुई स्क्रीन पर। समझ में आई बात? समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर। तो अब बात करते हैं हमारे पैटर्न की कि y इज इक्वल टू बीटा पर आखिरकार मिनिमा क्यों बना। देखो y इज इक्वल टू 0 पे मैक्सिमम बन रहा है, वो बाद में देखेंगे, वैसे भी काफी इंट्यूशनल है कि यार सब जगह स्लाइड जा रही है तो मैक्सिमम बन गया, अच्छी बात है। बट y इज इक्वल टू बीटा पे मिनिमा क्यों बना? मैक्सिमम बनना चाहिए था वहां पे। इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में जो पार्ट डिफरेंस आएगा वो लैम्डा आएगा, तो मिनिमा क्यों बन रहा है ये समझते हैं। देखिए एक्चुअली एक चीज और समझा दूं, यहां पर भी मैक्सिमा मैंने आपको सीधे y के टर्म्स में बता दिया, पर आप थीटा के टर्म्स में भी देख सकते हो। मतलब कि ये है कि ये आपका स्लिट है पतला सा, ये आपकी स्क्रीन है, ये आपका स्क्रीन सेंटर है। आप किसी पॉइंट P की पोजीशन इस थीटा से भी बता सकते हो। फॉर मैक्सिमा d साइन थीटा या तो 0 हो जाए या फिर d साइन थीटा आपका 2n+1 लैम्डा बाय 2 हो जाए, ठीक है। एंड फॉर मिनिमा आपका जो d साइन थीटा है इट हैज टू बी इक्वल टू n लैम्डा। वो जो पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला था ना d साइन थीटा, उससे ये ज्यादा अच्छा काम करता है, पर इसमें हमारा y हमेशा छोटा ही होता है। मतलब हम क्योंकि कैपिटल D को तो बड़ा ले रहे हैं ना, y अगर हम छोटा ले रहे हैं, अगर हम लोग y को छोटा लेते हैं तो फिर d साइन थीटा को आप d tan थीटा से रिप्लेस करके अपने y तक पहुंच सकते हो। tan साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली tan थीटा विच इज इक्वल टू y बाय कैपिटल D, ठीक है। तो उससे आप y वाले फॉर्मूले में पहुंच सकते हो, बीटा वाले फॉर्मूले में पहुंच सकते हो, ठीक है। यहां तक किसी को कोई आपत्ति है? सर डी दोनों के बीच में डिस्टेंस है ना स्लिट का? कैपिटल डी दोनों, ये स्लिट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस है, स्मॉल बी इसका विड्थ है। सर जो वहाँ डी साइन थीटा इज इक्वल टू 0 यूज हुआ है उसमें? अच्छा डी लिख दिया मैंने, बी लिखना चाहता था। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? ओके, तो अब फाइनली रीजन पे आते हैं कि भैया पैटर्न उल्टा क्यों हो गया। एक सेंट्रल मैक्सिमा को छोड़ के बाकी का पूरा पैटर्न उल्टा क्यों है, इसको समझते हैं। तो देखिए बी बहुत छोटा है, सिर्फ डायग्राम में बड़ा बना रहा हूं, इस चीज को थोड़ा ध्यान रखेंगे आप लोग। यहां पर बहुत सारे सोर्सेस हैं, ठीक है। क्या हुआ, y इज इक्वल टू 0 मतलब थीटा इज इक्वल टू 0 वाली बात तो कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर मैं यहां से थीटा एंगल पे जाता हूं सच दैट इफ डी नहीं, अगर मैं स्मॉल डी यूज कर रहा हूं ना कहीं पे तो उसका मतलब बी है, ठीक है। वो कभी गलती से मेरी आदत है थोड़ी स्मॉल डी के टर्म्स में लिखने की। इफ बी साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा, जब जहां पर बी साइन थीटा लैम्डा है वहां पे मैक्सिमम होना चाहिए था, क्योंकि इसके और इसके बीच पार्ट डिफरेंस कितना है, लैम्डा हो जाएगा, राइट।
क्योंकि बी साइन थीटा होगा इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का पार्ट डिफरेंस, हाँ या ना, हाँ या ना। तो पार्ट डिफरेंस अगर लैम्डा है तो मैक्सिमम बनना चाहिए था और बना मिनिमा, क्यों बना ये समझना है। तो इसके लिए हमने बोला कि लेट्स डिवाइड आर स्लिट इनटू 2 पार्ट्स। ठीक है, हमने अपने स्लिट को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। मेरे ऊपर वाले पार्ट में मैंने 5 सोर्स बना रखे हैं, नीचे वाले पार्ट में फिर से 5 सोर्सेज मैंने बना रखे। ठीक है, अब मैं बोलूंगा कि मैं इसका पहला और इसका पहला सोर्स के बीच में पार्ट डिफरेंस देखता हूं। अगर मैं इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट के बीच में पार्ट डिफरेंस देखूं तो डेल्टा एक्स कितना हो जाएगा, इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, b/2 साइन थीटा दैट इज इक्वल टू λ/2। मतलब क्या है, ये सोर्स और ये सोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। सिमिलरली मैं इसका दूसरा और इसके दूसरे के बीच में बात करूं तो यहां पे फिर से डिस्टेंस कितना है, b/2 है, तो फिर से डेल्टा एक्स कितना हो जाएगा, b/2 साइन थीटा। तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू b/2 साइन थीटा दैट इज इक्वल टू λ/2 हो जाएगा। तो फिर से ये वाला सोर्स और ये वाला सोर्स एक दूसरे को अपोजिट फेज में होंगे, कैंसिल कर देंगे। सिमिलरली ये वाला सोर्स और ये वाला सोर्स कैंसिल कर देंगे, ये वाला सोर्स और ये वाला सोर्स कैंसिल कर देंगे, ये वाला सोर्स और ये वाला सोर्स कैंसिल कर देंगे। वहां पे नेट क्या बनेगा, सब कुछ कैंसिल हो गया, क्या बना, मिनिमा। समझ में आई बात कि नहीं समझ में आई बात? समझ में आया कि नहीं आया? एक और बार बोल दीजिए। मैं ध्यान दीजिए, मैं इन थोड़ा सा इनफाइनाइट सर। सोर्सेस का मैं इन इनफाइनाइट सोर्सेस का नेट रिजल्टेंट यहां पर निकालना चाहता हूं, जहां पर b sin थीटा इज इक्वल टू लैम्डा। तो मैंने इनफाइनाइट सोर्सेस को क्या किया, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, स्लिट को टोटल 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक ऊपर वाला हाफ एक नीचे वाला हाफ। मैंने क्या किया, यहां से x डिस्टेंस नीचे गया, एक सोर्स सिलेक्ट किया, यहां से x डिस्टेंस नीचे गया, एक सोर्स सिलेक्ट किया। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, क्या ये डिस्टेंस b/2 है, हाँ या ना? हाँ अब इन दोनों सोर्सेस के बीच में यहां पर पार्ट डिफरेंस कितना हो जाएगा, λ/2 हो जाएगा। सेम λ/2। तो मतलब कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। और दोनों सोर्सेज एक दूसरे के अपोजिट फेज में होने की वजह से यहां पर दोनों की इंटेंसिटी कैंसिल हो जाएगी या एम्पलीट्यूड कैंसिल हो जाएगा, इंटेंसिटी 0 हो जाएगी, है ना, हाँ या ना? समझ में आई बात? हाँ अब मैं x को वेरी करता जाऊंगा, मैं ऊपर के सारे सोर्सेज को कवर कर लिया, नीचे के सारे सोर्सेज कवर कर लिया, ऊपर वाले हाफ और नीचे वाले हाफ के सारे सोर्सेज आपस में कैंसिल हो गए, वहां पे क्या बचा, 0 बचा ना। 0 0 जितनी बार भी जोड़ दो टोटल तो 0 ही मिलेगा ना। समझ में आई बात? हाँ मतलब कि यहां पे क्या बनेगा, मिनिमा। अब अगर b sin थीटा मेरा 2 लैम्डा हो जाए तो मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा डिवाइड स्लिट इनटू 4 पार्ट्स। इससे क्या फायदा होगा, देखिए, मैं अब स्लिट को 4 पार्ट से डिवाइड करता हूं। तो 1 2 3 1 2 3। तो मैंने क्या बोला, 4 पार्ट से डिवाइड करके ये लो भैया, 1 टुकड़ा 2 टुकड़े 3 टुकड़े और 4 टुकड़े, सबकी विड्थ कितनी हो गई, b/4 हो गई ना, हाँ या ना, हाँ या ना? हाँ सर। अब मैंने क्या किया, अब मैं यहां से x डिस्टेंस नीचे जाकर मैंने एक सोर्स कंसीडर किया, यहां से x डिस्टेंस नीचे जाकर सेम सोर्स कंसीडर किया, मतलब दूसरा सोर्स कंसीडर किया। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, b/4 होगा, हाँ या ना? हाँ सर।
तो उनके बीच में डेल्टा एक्स कितना हो जाएगा, b/4 साइन थीटा, दैट इज इक्वल टू 2 λ/4 दैट इज इक्वल टू λ/2। मतलब कि ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, हाँ या ना? अब ये मत बोलना कि सर यहां पर थीटा थोड़ा है, क्योंकि ये विड्थ बहुत कम है, माइक्रोमीटर में है, ये थीटा यहां पर है तो पूरे के साथ थीटा ही है। ये दिखा रहा हूं इतना मोटा है थोड़ा ना असली में। समझ में आई बात? वो थीटा को लेके कंफ्यूज मत करना, ओके? यस सर। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, एक्स यहां पर फिर से कितना λ/2 आ गया, मतलब कि ये वाला 1/4 पार्ट और ये वाला 1/4 पार्ट कैंसिल हो गया, हाँ या ना? एडजेसेंट 1/4 पार्ट कैंसिल हो गए। सिमिलरली ये वाला 1/4 इस वाले 1/4 से कैंसिल हो जाएगा, तो टोटल कितना बचेगा, 0। एडजेसेंट पार्ट्स कैंसिल विच इंप्लाइज मिनिमा। जिन 4 पार्ट्स में तोड़ा था उनमें से क्या एडजेसेंट पार्ट्स कैंसिल हो गए, क्या बचा वहां पे, मिनिमा बचा, हाँ या ना? समझ में आई बात? हाँ सर। सिमिलरली अगर आपका b साइन थीटा इज इक्वल टू 3 लैम्डा हो जाए तो क्या करो, कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 6 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, ठीक है? 6 पार्ट्स में डिवाइड किया, अब क्या बचेगा, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, अब क्योंकि एडजेसेंट पार्ट्स के बीच में डिस्टेंस कितना बचेगा, b/6, तो b/6 साइन थीटा दैट इज अगेन इक्वल टू λ/2। फिर से सब कैंसिल आउट हो जाएंगे, फिर से क्या बनेगा, एडजेसेंट कैंसिल, एडजेसेंट पार्ट्स कैंसिल विच मीन्स मिनिमा, हाँ या ना? समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया? हर एक लैम्डा पे क्या हो रहा है, मिनिमा बन जा रहा है, ठीक है? कोई बोल नहीं रहा भैया, किसी को समझ में नहीं आ रहा? हाँ सर बोले। क्लियर है? ओके भाई, आगे बढ़ते हैं। अभी तो सिर्फ मिनिमा की बात हुई, मैक्सिमा की बात करनी आती है। मिनिमा एक्सप्लेन करना फिर भी आसान है, मैक्सिमा थोड़ा और कठोर है। देखो क्या करेंगे, देखो मैंने बोला लेट से b साइन थीटा इज इक्वल टू लेट से 1.1 लैम्डा है, लेट से, ठीक है? समझ में आई बात? तो मैंने बोला अब मैं से क्या करूंगा, डिवाइड स्लिट इनटू 2.2 पार्ट्स। आप बोलोगे सर 2.2 पार्ट्स कैसे डिवाइड करेंगे, 2.2 से डिवाइड कर दो b को, और क्या है ना? समझ में आई बात? समझ में आया कि नहीं? हाँ सर। तो अगर मैंने क्या किया, इसको डिवाइड कर दिया, मतलब यहां 1 पार्ट, ये 2 पार्ट और ये 0.2 पार्ट बच गया, है ना? तो क्या होगा, यहां और यहां वाला कैंसिल, यहां और यहां, अच्छा, तो मतलब ये जो डिस्टेंस है दिस इज बेसिकली b/2.2, है ना? अब मैं इसका एक और इसके एक सोर्स के बीच में डिस्टेंस रखूंगा, कितना आ जाएगा, b/2.2।
तो ऐसे में डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स हो जाएगा बी अपॉन 2.2 साइन थीटा दैट इज इक्वल टू 1.1 लैम्डा अपॉन 2.2 दैट इज इक्वल टू लैम्डा बाय 2, मतलब कैंसिल हो जाएगा, हाँ या ना? हाँ सर। तो क्या हुआ, हमने देखा ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कैंसिल हो गया, बट ये वाला पार्ट तो बच गया ना। इंटैक्ट नहीं बोलना चाहिए, बट समझ गया ना बात को, भावनाओं को समझो। हाँ या ना? हाँ सर। विच विल प्रोड्यूस सम brightness. It's not maxima, it's not minima, but there is some brightness due to this small part, right? समझ में आया कि नहीं? बोल दो। हाँ सर। हाँ सर। ओके, तो अब क्या करेंगे, ये कॉपी कर लिया? नहीं सर, नहीं। कर लो फटाफट, पिछले वाला कॉपी कर लिया था ना? हाँ। ओके, हो गया सर। हो गया, ठीक। तो बेसिकली अगर हमें ब्राइटनेस ज्यादा चाहिए तो हमें चाहिए ये जो पार्ट कैंसिल नहीं हो रहा है ये मैक्सिमम से मैक्सिमम हो, है ना? हाँ सर। समझिए, अगर मैं इवन पार्ट्स में डिवाइड करता हूं तो हर बार देख रहा हूं कि ऑल्टरनेट कैंसिल हो रहा है, 2 पार्ट में कैंसिल किया तो कैंसिल हो गया, 4 पार्ट में डिवाइड किया तो भी कैंसिल हो गया। लेकिन अगर मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करूं, सोचिए, तो ये वाला और ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, ये पूरा पार्ट इंटैक्ट बच जाएगा। हाँ या ना? हाँ सर। तो मैंने बोला इफ b sin थीटा इज इक्वल टू 1.5 लैम्डा, तो कितने पार्ट में डिवाइड करना होगा? डिवाइड स्लिट इनटू कितने पार्ट्स? 3 पार्ट्स। 3। तो क्या होगा, ऊपर वाला दोनों कैंसिल हो गया, नीचे वाला एक बच गया ना, बचा कि नहीं? हाँ सर। 2 पार्ट्स कैंसिल, 1 इज इंटैक्ट, एक पूरा पार्ट इंटैक्ट बचा। यहां पे क्या सिर्फ 0.2 पार्ट भी इंटैक्ट बचा था, यहां क्या बचा, पूरा का पूरा पार्ट भी इंटैक्ट बच गया, मतलब क्या है, मैक्सिमा है। समझ में आई बात? जो ब्राइटनेस है यहां पर सिर्फ 0.2 पार्ट से थी ना। अगर मैं b sin थीटा को लेट से 1.2 लैम्डा कर दूं तो कितने पार्ट से डिवाइड करोगे? 2.4 पार्ट में डिवाइड करोगे, है ना बेटा? हाँ। तो 2 पार्ट्स कैंसिल हो जाएंगे, 0.4 पार्ट बचेगा सिर्फ। हाँ सर। अगर 1.3 लैम्डा कर दूंगा तो 2 पार्ट कैंसिल हो जाएंगे, 0.6 पार्ट बचेगा 2.6 में से, है ना? तो कितना फ्रैक्शन बच रहा है, मान लीजिए 2.4 में से कितना फ्रैक्शन बचा, 0.4 अपॉन 2.4 कितना बचा, 1/6 बचा ना, कम बचा ना ये। और इस केस में कितना बच रहा है, 1/3 बच रहा है, राइट? तो अगर पूरा पार्ट हम बचा लें तो उस केस में मैक्सिमम बनेगा कि नहीं बनेगा, बोलो? हाँ सर। तो इसलिए हम लोगों ने क्या किया, जब इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, मतलब जब ऑड पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, जब हम ऑड पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं तब क्या हो रहा है, मैक्सिमा बन रहा है। समझ में आई बात? ठीक है, तो मतलब कि अगर हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर पाए, अगर हम 7 पार्ट्स में डिवाइड कर पाए
तो उस केस में मैक्सिमम बनेगा। 3 पार्ट में डिवाइड करने के लिए 1.5 लैम्डा, 7 पार्ट में डिवाइड करने के लिए 3.5 लैम्डा, 5 पार्ट में डिवाइड करने के लिए 2.5 लैम्डा। समझ में आई बात? हाँ आया सर। ना? देखो फीलिंग है, ये कहीं लिखने के लिए नहीं मिलेगा आपको, कहीं लिखने के ये नहीं पूछेगा कि इसको एक्सप्लेन करो लिखकर, बट दिस इज हाउ वी कैन एक्सप्लेन इट विदाउट गोइंग इनटू वे टू मच मैथमेटिक्स। और उस मैथमेटिक्स को करने के बाद क्या ना, ठीक है मैथमेटिकली आ गया, बट अंदर से कभी फीलिंग नहीं आएगी कि अच्छा डिफ्रैक्शन क्यों हो रहा है। समझ में आया? आया कि नहीं आया? Yes, sir. हाँ सर। हाँ सर। पक्का? हाँ या ना? आगे बढ़ूं? तो डिफ्रैक्शन क्यों हो रहा है, डिफ्रैक्शन का पैटर्न ऐसा क्यों बन रहा है, क्लियर है? अब एक बात बताओ, वो जो YDAC था उसमें भी तो 2 स्लिट्स है ना? हाँ या ना? पहला स्लिट क्या करेगा, डिफ्रैक्शन पैटर्न बनाएगा। सेकंड स्लिट ये भी डिफ्रैक्शन पैटर्न बनाएगा, और ओवरऑल जुड़ के फाइनली हमें क्या मिलेगा, इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा। समझ में आई बात? इसलिए उसमें भी हमने जो पढ़ा था ना कि इंटेंसिटी कैसी होगी, हमने पढ़ा था ना सबकी स्लिट्स, सारे स्लिट्स की इंटेंसिटी बराबर होती है, ऐसा नहीं होता। क्या होता है, आपके जो 2 स्लिट्स इंडिविजुअली जो थे वो अपना डिफ्रैक्शन पैटर्न बनाएंगे, उसके हिसाब से दोनों स्लिट्स की इंडिविजुअल इंटेंसिटी अलग अलग जगह पे अलग अलग आएगी, और वो अलग अलग इंटेंसिटी जो है इंडिविजुअल स्लिट्स की, वो इंटेंसिटी आपस में इंटरफेयर करके इंटरफेरेंस पैटर्न बनाएंगे ना। तो यू विल सी कि आपका जो इंटरफेरेंस पैटर्न है उसमें इंटेंसिटी कांस्टेंट नहीं होती, उसमें इंटेंसिटी कैसी होती है, कुछ ऐसी, स्लिट विड्थ कांस्टेंट होती है और इंटेंसिटी ऐसी होती है। उसमें भी इंटेंसिटी सेंटर पे मैक्सिमम होती है, पर उसकी भी इंटेंसिटी विथ टाइम विथ मूवमेंट ऊपर नीचे जाने पे फॉल होती रहती है। समझ में आ रही बात? समझ में आ रहा है? हाँ सर। इंडिविजुअल स्लिट की अगर आई नॉट है सेंट्रल मैक्सिमम इंटेंसिटी, तो यहां पे कितनी हो जाएगी, 4 आई नॉट हो जाएगी। यहां आई नॉट क्या है, आई नॉट इज द इंटेंसिटी ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा ड्यू टू इंडिविजुअल स्लिट। तो यहां पे इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, 4 आई नॉट हो जाएगी, और धीरे धीरे फॉल करता रहेगा। लेकिन आपको पता है कि आपका जो B है इट इज वेरी वेरी लेस देन कैपिटल D, देयरफॉर बीटा जो आपका डिफ्रैक्शन का था इट इज वेरी वेरी ग्रेटर देन, बट सॉरी मैं गलत बोला, यहां पे स्मॉल d बोलना चाहिए ना, बीटा डिफ्रैक्शन का इट इज वेरी वेरी ग्रेटर देन बीटा इंटरफेरेंस, और 1000 टाइम होगा। यहां पे मैंने डायग्राम में 1 2 3 4 5 6 बनाए हैं, असली में यहां पे 1000 फ्रिंजेस बने होंगे एक इसके सेंट्रल ब्राइट में, डिफ्रैक्शन के सेंट्रल ब्राइट के अंदर इंटरफेरेंस के 1000 फ्रिंजेस होंगे। समझ में आई बात? इसलिए अगर हम सेंट्रल मैक्सिमा के आसपास देखेंगे तो हमें क्या दिखेगा कि इंटेंसिटी ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ सर। हाँ सर। कॉन्सेप्ट क्लियर है? हाँ सर। कॉपी कर लो इसको यार थोड़ा सा।
मैं 1 मिनट में आया। कॉपी हो गया? हो ही गया होगा अभी तक। ओके, सो इंटरफेरेंस पैटर्न आप सॉरी डिफ्रैक्शन पैटर्न आप लोगों को क्लियर हो गया, राइट? अब बात आती है फ्रॉनहोफर एंड फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन। देखो भाई, एक चीज बताता हूं, हम लोग जो पढ़ते हैं ना वो फ्रॉनहोफर पढ़ते हैं। फ्रेस्नेल इज क्वाइट कॉम्प्लेक्स, इसको सॉल्व करने के लिए और ज्यादा कॉम्प्लेक्स मैथ्स की जरूरत पड़ती है, बट हमें दोनों के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए। जब हम डिफ्रैक्शन पैटर्न पढ़ रहे हैं हमें पता तो होना चाहिए कि कौन सा वाला डिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं हम लोग। तो फ्रॉनहोफर में और फ्रेस्नेल में क्या फर्क होता है समझिए, सिंपल से बात है। फ्रॉनहोफर में आपका सोर्स एंड स्क्रीन आर एट infinite separation from the slits नहीं, स्लिट एक ही स्लिट तो है। सोर्स और स्क्रीन दोनों ही आपके स्लिट से इनफाइनाइट सेपरेशन पे होंगी, किसमें? फ्रॉनहोफर में। और फ्रेस्नेल में क्या होगा? सोर्स एंड स्क्रीन आर एट फाइनाइट separation from the slit। ठीक है, पहला और बेसिक डिफरेंस। इसी का इंप्लीकेशन कि इंसिडेंट लाइट इज पैरेलल, इंसिडेंट लाइट बीम इज पैरेलल
जो लाइट बीम इंसिडेंट हो रही है वो पैरेलल है क्योंकि सोर्स इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है, और यहां पर इंसिडेंट लाइट बीम इज नॉट पैरेलल क्योंकि फाइनाइट डिस्टेंस है। दूसरा, ये कैसे अचीव करेंगे हम? इट इज अचीव्ड यूजिंग lenses. No lens is necessary, लेकिन यूज किया जा सकता है, इसलिए बोलो नेसेसरी नहीं, जरूरी नहीं। देखिए जो मैंने फ्रिंज पैटर्न बनाया ना, सेंटर में मैक्सिमा, उसके बाद फिर मिनिमा, सेंटर का डबल साइज, ये सब फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन में देखने को मिलता है। जब कैपिटल डी बहुत बड़ा था, अगर कैपिटल डी उतना बड़ा नहीं है तो ये सब चीजें एग्जैक्टली देखने को नहीं मिलेंगी। फ्रेस्नेल मोर जनरलाइज्ड डिफ्रैक्शन पैटर्न है, बट उसको हमें पढ़ना नहीं क्योंकि वो और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। उसके लिए फिर मैथ्स भी सिर्फ सिंपल डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन से काम नहीं चलता, उसके लिए फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह लगाना पड़ता है, जो आपको बता रहा हूँ आधी इंजीनियरिंग में नहीं पढ़ाई जाती। मतलब फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है कुछ मैथमेटिक्स का उतना ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कैलकुलस का, जितना कि आप लोगों ने, मतलब अगर इसके और हायर लेवल जाओगे ना, थोड़ा सा और अगर आगे की मैथ्स पढ़ना की कोशिश करोगे लेट से कैलकुलस में, तो जैसे 11th क्लास में आके आपके इसने कैलकुलस ने पूरा मैथ्स बदल डाला ना, उसी तरीके से फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन फिर से मैथ्स को पूरा बदल डालता है। इतना ज़्यादा पावरफुल टूल है ये फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन। बेसिकली कैलकुलस का ही एडवांस पोर्शन है, बट ये भी अगेन बहुत पावरफुल टूल है। और इंजीनियरिंग लोग कर लेते हैं, आधी से ज़्यादा इंजीनियरिंग में इसको पढ़ाया नहीं जाता, ठीक है। मतलब ये इतना जरूरी सबके लिए नहीं है। सो फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन पैटर्न एग्जैक्टली क्या होता है ये अपन को नहीं पढ़ना, बट फ्रॉनहोफर और फ्रेस्नेल दो तरीके के डिफ्रैक्शन होते हैं, दोनों में डिफरेंसेस आपको पता होने चाहिए, और डिफरेंसेस एक बार बुक से देख लीजिएगा। हो सकता है मैं एक दो पॉइंट ऊपर नीचे कर दिया हूँ सही से, मतलब अच्छी लैंग्वेज नहीं हो, बट बुक से लिख लीजिएगा। याद, दूसरी प्रॉब्लम होती है लोगों को याद नहीं रहता कि कौन सा वाला फ्रॉनहोफर है कौन सा वाला फ्रेस्नेल है। तो सीधी बात है, नाम बड़ा है ना तो बड़ी डिस्टेंस के लिए बड़ा नाम, छोटी डिस्टेंसेस के लिए छोटा नाम, ठीक है। देखो हम फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन कैसे अचीव करते हैं, बाय यूजिंग लेंसेज। मतलब समझिए, हमें चाहिए था कि हमारी जो, लो भाई बंद हो गया, वेट करो 1 मिनट। हमें चाहिए था, अरे यार ये क्या हुआ, हैंग क्यों हो गया पूरा?
हाँ, हाउ डू यू अचीव फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन? देखिए, ये हमारे पास एक स्लिट है, मैं कोई भी सोर्स यहां रखूंगा तो इस लाइट तो कुछ एंगल पे आएगी, कुछ ना कुछ एंगल पे आएगी, इसलिए हम क्या करते हैं, एक लेंस रख देते हैं जिसके फोकस पर ये सोर्स रखा हुआ है। अब क्या होगा, लाइट इस से ऐसे आएगी एंड आफ्टर रिफ्रैक्शन लाइट विल बिकम पैरेलल, तो हमें पैरेलल बीम ऑफ लाइट मिल जाएगी जिसकी हमें तलाश थी। समझ में आई बात? समझ में आया कि नहीं? हाँ सर। इसके बाद हम लोगों को यहां पर हमारा स्क्रीन है, हम यहां पर फिर से एक लेंस रख देंगे जिसका फोकस स्क्रीन पर हो। ठीक है, तो फिर से लाइट यहां से तो पैरेलल निकली ना, डिफ्रैक्शन तो पैरेलल रेज का हुआ, पर जाकर हमें स्क्रीन पे अच्छे से पैटर्न मिल जाएगा। समझ में आई बात? हाँ या ना? या फिर हम इस कैपिटल डी को काफी बड़ा रख के भी काम चला सकते हैं, बट वो कितना बड़ा करोगे, उसके लिए तो लिमिटेशन है ना। तो अगर हमें प्योर फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन चाहिए तो हमें जनरली 2 या कम से कम 1 लेंस की जरूरत पड़ती है। ठीक है, कोई दिक्कत? सर हाँ, सर इसमें तो सोर्स इनफाइनाइट पे रहेगा ना? सोर्स इनफाइनाइट है। हाँ सर तो पहले से पैरेलल रेज ही आएगी। बेटा, सोर्स इनफाइनाइट डिस्टेंस पर नहीं है। सोर्स इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रखोगे कैसे आप मुझे बताइए? वो रखने के लिए लेंस लगाना पड़ा ना। ये सोर्स आप इनफाइनाइट डिस्टेंस पे कैसे रखोगे? आपके पास इनफाइनाइट डिस्टेंस का कोई जगह है क्या? नहीं। तो वही तो अचीव करना है। इनफाइनाइट डिस्टेंस पे सोर्स होने का मतलब क्या है? इंसिडेंट रेज पैरेलल होनी चाहिए। तो पैरेलल रेज कैसे बनाई? लेंस लगा के। समझ में आया? हाँ सर। अब इस स्लिट के लिए ये सोर्स थोड़ा है, इसकी इमेज जो लेंस ने बनाई वो सोर्स है जो कि इनफाइनाइट पे। हाँ सर। समझ में आया? भाई स्लिट को थोड़ा पता है कि इस एक पॉइंट सोर्स से आ रही लाइट, स्लिट को तो पता है पैरेलल आ रही, मतलब इन्फिनिटी से आ रही होगी। इसीलिए क्या हुआ, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन में हमें लेंस लगाने की जरूरत पड़ी। ठीक है बेटा? हाँ या ना? बेसिकली ये लेंस हम लोग बगल में लगाए हैं और D = F2 ही है। ये हमारा फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन अचीव करने का तरीका होता है। अब बात करते हैं कि सर क्या लेंस, अगर मैं एक सिंपल लेंस ले लूं तो उससे भी डिफ्रैक्शन होता है? बिल्कुल होता है, क्योंकि लेंस भी क्या है, अपर्चर ही तो है। यूं समझ लो, मान लेते हैं कि हमारे पास ये एक लेंस है। ठीक है, क्या हुआ, लाइट इस पर इस तरीके से पैरेलली आकर गिरी, लेट्स से पैरेलल बीम ऑफ लाइट हमने इंसिडेंट करवाई इस लेंस पर। तो ध्यान दीजिएगा, इसका अपर्चर क्या है? स्लिट नहीं है, ये सर्कुलर अपर्चर है ना बेटा? अभी तक जो हमने बात की थी किसके बारे में बात की थी? स्लिट के बारे में बात की थी, जो कि एक लीनियर अपर्चर था। स्लिट लाइन सोर्स होता है ना, कि भूल गए? बोलो बोलो ना। स्लिट कैसे बताते थे? एक कार्डबोर्ड लेते थे, उस पर एक स्ट्रेट लाइन खींचते, स्ट्रेट कट लगाते थे, तब स्लिट बनता था ना। जबकि लेंस कैसा है, पूरा का पूरा गोल अपर्चर है, राइट, सर्कुलर अपर्चर है। तो यहां पर भी जो डिफ्रैक्शन पैटर्न देखने को मिलेगा थोड़ा सा डिफरेंट देखने को मिलेगा। ठीक है बेटा? क्या होगा, ये लेट से आपका फोकल लेंथ f है, तो हम एक्सपेक्ट क्या कर रहे थे कि सारी की सारी लाइट बीम जाके एक पॉइंट पर जाकर सारी की सारी लाइट कंसंट्रेट हो जाएगी, यही एक्सपेक्ट कर रहे थे ना हम लोग? हाँ या ना? हाँ सर। और ये हम क्यों एक्सपेक्ट कर रहे थे? क्योंकि हमने ये रे ऑप्टिक्स से पढ़ा था, है ना?
ये हमने रे ऑप्टिक्स से पढ़ा था, इसलिए हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सारी की सारी लाइट जो है इस सेंटर पे जाके मीट करेगी। बट जब हमने प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट किया तो हमने देखा नहीं, लाइट सेंटर पे नहीं बनाया, सारे का एक पॉइंट पे मीट नहीं किया, बल्कि यहां पर एक लाइट ने इस तरीके से एक सेंट्रल ब्राइट बनाया। 95% सुपर लाइट यहीं पे है, इसलिए बाकी के बारे में हम बात नहीं कर रहे। यहां पर एक सेंट्रल फ्रिंज बनी है, समझ में आई बात, जिसका मैक्सिमा सेंटर पे यहां पर मिनिमा है। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर। हाँ सर। अब अगर मैं इसका अपर्चर ए मान लूं, तो ये जो डिस्टेंस है आर, ये आर एक प्लेन स्लिट के लिए कितना होना चाहिए था? प्लेन स्लिट के लिए होना चाहिए था, बताइए तो कितना था? डी बाई डी। यही था ना, लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। कैपिटल डी कितना है? एफ। स्मॉल डी कितना है? ए। यही था ना? यही था कि नहीं था? बोलो ना यार। हाँ सर। हाँ सर। लेकिन जब हमने प्रैक्टिकली ये करके देखा तो ये आ गया 1.22 लैम्डा एफ बाई। इसके लिए भी कैलकुलेशंस हैं, बट वो और ज्यादा हाई लेवल है, तो वो तो अपन को बिल्कुल नहीं देखनी। कितना आ गया? 1.22 लैम्डा एफ बाय ए। समझ में आई बात? हाँ या ना? हाँ सर। ठीक है, इसको कॉपी कर लो। वहां पे क्या बना है? सेंट्रल फ्रिंज। सर ये लेंस कन्वर्ज ही ना कर रहा लाइट रेज को लास्ट में। क्या सर लेंस कन्वर्ज ना कर रहा लाइट रेज को। कन्वर्ज कर रहा है, बट आपको लगेगा कि सारे रे ऑप्टिक्स से आप क्या बोलोगे? सारी की सारी लाइट आके सेंटर में एक पॉइंट पे कन्वर्ज की थी, है ना? हाँ। हमने बोला आप कितना भी बढ़िया लेंस बना लीजिए, सारी की सारी आपकी ज्योमेट्री वाली जो अप्रोक्सीमेशन थी वो सब हमने परफेक्ट बना दी, तब भी हम देखेंगे कि सेंटर पे एक पॉइंट नहीं बनेगा, बल्कि एक स्पॉट बनेगा। वो स्पॉट कैसे मिलेगा? ये एंगल थीटा कितना हो जाएगा? साइन थीटा इज इक्वल टू 1.22 लैम्डा बाय ए। समझ में आई बात? सेंटर में एक फ्रिंज मिलेगा, सर्कुलर फ्रिंज। ठीक है? हाँ सर। लेट से हम लोगों ने ज्योमेट्रिकल जो भी हमारी लिमिटेशंस थी कि भैया स्फेरिकल एबरेशन वगैरह वगैरह सब हमने रिमूव कर दिया, फिर भी हमें एक 1.22 लैम्डा बाय ए का साइन थी, मतलब ऐसा स्पॉट मिलेगा ही मिलेगा, एकदम परफेक्ट पॉइंट इमेज कभी नहीं बनेगी। ठीक है? समझ में आई बात? हाँ सर। एक सेकंड। अब देखो, कॉपी हो गया ना? हाँ सर। अब इसी का यूज करते हुए फ्रेजनल ने बोला कि देखो देर इज समथिंग कॉल्ड फ्रेजनल ने नहीं बोला, फ्रेजनल ने एक डिस्टेंस का बारे में बताया, फ्रेजनल डिस्टेंस। उसने बोला ये ऐसी डिस्टेंस है जहां जिससे ज्यादा डिस्टेंस पर या इसके कंपेरेबल डिस्टेंस पर हमें ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स यूज करना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि वो किसी काम का नहीं बचता। ठीक है? समझ में आई बात? उसने क्या बोला कि लेट से आपका जो अपने तो
अपने तो फोकल लेंथ पे लिया था, लेकिन अगर हम इमेज को दूर बनाते हैं तो हम बोल सकते हैं कि जो रेडियस बना था दैट वाज 1.22 लैम्डा एफ बाय ए था, उसके जगह क्या लिखना चाहिए, डी बाय ए, जहां ए क्या अपर्चर है। नाउ इफ R is comparable to A, comparable to A, अगर हमारा रेडियस जो सेंट्रल ब्राइट स्पॉट बन रहा है उसका रेडियस कंपेरेबल टू ए हो जाए, मतलब आपके अपर्चर के कंपेरेबल हो जाए, देन क्या मैं कह सकता हूं कि ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स ने कोई कर्म की बची नहीं। क्योंकि वो उसको कन्वर्ज किया ही नहीं लाइट, हमारे क्या नाम है, लेंस ने लाइट को इफेक्टिवली। हाँ या ना, हाँ या ना। हाँ सर। तो दैट इज इफ आर कंपेरेबल टू ए करना, तो अपन ने बोला लैम्डा डी बाय ए, अगर आपका ए हो जाए तो डी कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर बाय लैम्डा। इसी को हम कहते हैं क्या, फ्रेस्नेल डिस्टेंस और फ्रेस्नेल लेंथ। ठीक है, कि इससे ज्यादा डिस्टेंस अगर हो जाए, ए स्क्वायर बाय लैम्डा से ज्यादा डिस्टेंस हो जाए, तो उसका ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स लगाने की कोई जरूरत नहीं है आपको, सब बेकार है उसका ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स में। समझ में आई बात? वो जो ब्राइट स्पॉट एक पॉइंट बनना चाहिए था, वो पूरे के पूरे लेंस के साइज का बन रहा है, तो क्या फायदा। मतलब कि फॉर ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स टू बी वैलिड, कैपिटल डी मस्ट बी वेरी वेरी लेस देन ए स्क्वायर बाय लैम्डा। इससे बहुत छोटा होगा तभी आप ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स लगाइए, अदरवाइज ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स लगाने की कोई जरूरत नहीं है। समझ में आ गया? हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है। ओके, तो मेजर पोर्शन इस चैप्टर का भी खत्म हो गया, अब माइनर पोर्शंस बचे हैं। हम नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे आपका, आज की क्लास में हम लोग कर लेते अगर टाइम पे शुरू हो जाता क्लास तो, लेकिन आज पता नहीं बोलते बोलते बहुत ज़्यादा थकान हो गई आपको क्लास में पढ़ाते पढ़ाते। तो नेक्स्ट क्लास में हमें पढ़ना है ह्यूजेंस प्रिंसिपल, और इसी का यूज करते हुए हम लोग पढ़ेंगे अबाउट इफेक्ट ऑफ वेव ऑप्टिक्स ऑन टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसके बाद ये वाला मतलब डिफ्रैक्शन खत्म हो जाएगा। डिफ्रैक्शन ज़्यादा कुछ नहीं है, कुछ डिफिकल्ट लगा कि आज का, कुछ अजीब जरूर है बट डिफिकल्ट कुछ नहीं है। मतलब वो जो चीजें हैं सारी की सारी इंडिविजुअली आसान है, बस सबको याद रखना है, यही काम टास्क है इसमें। ह्यूजेंस प्रिंसिपल में हम लोग थोड़ी सी मैथ्स आएगी, ज़्यादा मैथ्स नहीं आएगी, बहुत थोड़ी सी मैथ्स आएगी। और ह्यूजेंस प्रिंसिपल पढ़ने के बाद हमें बेसिकली इसका माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप में यूज देखना है। आफ्टर दैट वी हैव टू स्टडी आपका स्कैटरिंग एंड पोलराइजेशन। तो नेक्स्ट क्लास में ये चीज़ें करके हमारा वेव ऑप्टिक्स खत्म हो जाएगा। आफ्टर दैट हमें कहाँ जाना होगा, मॉडर्न फिजिक्स शुरू करना होगा। ठीक है, जो कि काफ़ी आसान है, काफ़ी आसान है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी स्कोरिंग है। ठीक है, चलो अभी क्लास खत्म प्रीवियस पेज दिखाइए। क्या बेटा? हाँ सर, प्रीवियस पेज। क्या बोले? प्रीवियस पेज। प्रीवियस पेज, ओके ठीक है। तो अभी क्लास खत्म कर रहा हूँ, ठीक है, कॉपी कर लो सर ये क्लास लंबा नहीं हो सकता? और हाँ सर फ्लो ही टूट जा रहा है, भूल जा रहा है पिछला 2 वीक में क्या हुआ था, एक दो बार ऐसे हो जा रहा है। मेरे को समझ नहीं आ रहा दिक्कत क्या हो रही है आपको। ये वाली क्लास जो चल रही है, अपना सिलेबस कुछ खास पीछे नहीं जा रहा है, आप काफ़ी अच्छी पोजीशन पर है सिलेबस वाइज। बहुत जरूरत पड़ेगी तो मैं एक हफ्ते में 2 क्लास ले लूंगा, खत्म हो जाएगा सिलेबस आपका। ऐसे ही 2 हफ्ते अगर 2 क्लास ले लूंगा, सिलेबस खत्म हो जाएगा। ठीक है, मेन सर लंबा हो जा रहा है, बहुत टना जा रहा है, फ्लो ही टूट जा रहा थक है। जा रहे हो, लंबा हो जा रहा है ये कह रहे हो? ओके, ये एक चैप्टर 3-3 वीक चल जा रहा है सर। हाँ हाँ हो रहा है, क्या करोगे।
केमिस्ट्री में से बहुत बाकी है हम लोग का अभी। देखो बात ये कि रिवीजन क्लासेज अगर शुरू करी हैं तो थोड़ा तो अभी स्ट्रेस पड़ेगा बेटा, कुछ कर नहीं सकते हैं अभी। आप यूँ समझ लो ये स्ट्रेस शायद आपको 3-4 हफ्ते और झेलना है। मेरे ख्याल से मैथ्स का सिलेबस मेरे से फिजिक्स से ज़्यादा आ गया है ना? हाँ, कितना बचा है मैथ्स में? 2 चैप्टर बचा है, याद 3D है, ज्योमेट्री और 3D प्रोबेबिलिटी। कौन कौन से? प्रोबेबिलिटी और 3D ज्योमेट्री। 3D 3D। ठीक है। और केमिस्ट्री में क्या बचा है? तो केमिस्ट्री में बहुत बाकी है। इनऑर्गेनिक का भी चैप्टर थोड़ा बाकी है सर, एक सॉलिड स्टेट भी बाकी है, ऑर्गेनिक का भी थोड़ा चल रहा है लास्ट का। केमिस्ट्री में सिलेबस पीछे कैसे? केमिस्ट्री का सिलेबस तो हमेशा हमेशा आगे रहता था फिजिक्स से। पता नहीं सर, वो पीछे चल रहा है। अच्छा पीछे से ब्लॉक केमिस्ट्री पूरा बाकी है हम लोग का। अच्छा ठीक है। अगर ऐसा है तो देखो मैथ्स का तो सिलेबस बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, तो कम से कम हफ्ते में एक दिन तो खत्म हो जाएगा ये वाला पेन, है ना? हाँ, और कब तक अपन देखेंगे फिजिक्स का भी ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे आ जाएगा जब तक मैथ्स का खत्म होगा। मतलब यार 20-25 दिन झेल लो, 20-25 दिन में भी आधे दिन ही झेलना होता है ना? थोड़ा सा झेल लो, उसके बाद ये रहेगा कि रिवीजन का टाइम आपको थोड़ा ज़्यादा मिलेगा और ज़्यादा मिलेगा। नहीं तो क्या होगा ना कि रिवीजन ठीक से नहीं हो पाएगा और पुराना वाला सारा छूट जाएगा। मेन जानते यही भूल जा रहे थे, हो रहा है ना। हाँ 2 वीक पहले ही वाईडी ऐसी हुआ था, 3 वीक पहले सर, और अभी हाफ 5 है हम। ठीक है, मैं बात करता हूँ आपके टीचर से, ठीक है? क्या कर सकते हैं, ठीक है ना? ओके सर। एक काम कर सकते हैं कि आज वाली जो वो रेगुलर क्लास, जो वो वाली क्लास है ना रिवीजन वाली, उसको 3 घंटे की जगह 2 घंटे का कर दें, आधे घंटे का ब्रेक देके ये वाली क्लास ले लें, ये कर सकते हैं, ठीक है? हाँ ये बेटर है। हाँ सर, ठीक है, ये ऐसा ही कुछ करते हैं, ऐसा ही कुछ करते हैं, ठीक है? बात करता ओके हूँ। सर, ओके बेटा, थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके बेटा।